दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में रहने वालों के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली एनसीआर में कल से प्रदूषण से राहत मिल सकती है। हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण पर निगरानी रखने वाली संस्था सफर के निदेशक ने संभावना जताई कि कल शाम से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा में प्रदूषण तत्वों का बिखराव शुरू होगा और लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि हवा की गुणवत्ता में सुधार होने में समय लगेगा, लेकिन काफी हद तक स्मॉग से लोग राहत महसूस करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार ने आज हाई लेवल की बैठक बुलाई है। बैठक में ग्रेडेड एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत कई और पाबंदियां लगाने पर फैसला हो सकता है। बैठक में परिवहन विभाग और एमसीडी के अधिकारी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में दिल्ली में प्रदूषण और स्मॉग को देखते हुए स्कूलों में ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई के बारे में भी फैसला लिया जा सकता है। पूरी दिल्ली आज भी घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 500 के पार पहुंच गया है। रोहिणी, जहांगीरपुरी, ओखला, नरेला, अलीपुर और बवाना में रियल टाइम प्रदूषण स्तर 500 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास AQI 563 दर्ज किया गया। दिल्ली में औसत AQI 472 दर्ज किया गया है, जिसका मतलब है कि यहां हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। नोएडा में AQI 562 और गुरुग्राम में 539 दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। राजधानी में जरूरी सामानों के अलावा डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। हाईवे, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर रोक रहेगी। गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक की वजह से अब दिल्ली में फिर से ऑड इवन लागू होने की आहट सुनाई दे रही है। वायु गुणवत्ता आयोग ने बच्चों, बुजुर्गों और जिनको सांस लेने में दिक्कत है उनको घर से ना निकलने की हिदायत दी है। दिल्ली से सटे नोएडा के स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के आदेश दिए गए, लेकिन अभी दिल्ली में स्कूल खुले हैं जिन्हें बंद करने की मांग हो रही है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने ऐलान किया कि 1ली से 8वीं तक की क्लासेस 8 नवंबर तक ऑनलाइन चलेंगी। साथ ही संभव हो तो 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को भी ऑनलाइन किया जाए। अगले आदेश तक स्कूलों में सभी तरह की आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगाई गई है। सभी बोर्ड्स के स्कूलों को इस आदेश का पालन करना होगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी की बैठक आज भी जारी रहेगी। ये बैठक कल शुरू हुई थी और शनिवार तक चलने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में तय नामों को केंद्रीय चुनाव समिति और बीजेपी संसदीय बोर्ड की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को फिर से गुजरात दौरे पर जाएंगे। वो भावनगर, सुरेंद्रनगर, वलसाड़ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात में पार्टी के सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। अरविंद केजरीवाल अपने 5 दिवसीय दौरे पर आज गुजरात में होंगे। माना जा रहा है कि आज अहमदाबाद में 2 बजे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे का खुलासा करेंगे। पार्टी ने कल शाम तक आम लोगों से इस सिलसिले में सुझाव मांगे थे। केजरीवाल 8 नवंबर तक गुजरात के दौरे पे हैं। वो इस दौरान 11 रोड शोज भी करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस की आज दिल्ली में अहम बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय में आज होने वाली बैठक में पार्टी के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस आज गुजरात के द्वारका में परिवर्तन यात्रा भी निकाल रही है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भी प्रचार तेज किया। हिमाचल के कांगड़ा में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली होने वाली है। वो चंबा में पहले रोड शो करेंगी। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे कांगड़ा जिले के नगरोटा वांगवा क्षेत्र में रैली को संबोधित भी करेंगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 58वां दिन है। तेलंगाना में कल यात्रा में 12वें दिन रुद्रम में राहुल गांधी का अलग अंदाज दिखाई दिया। उन्होंने लोक नृत्य टिमसा में लोक कलाकारों के साथ अपने हुनर दिखाए। इसके बाद राहुल गांधी ने बोनालू सेलिब्रेशन किया। इसमें उन्होंने खुद को कोड़े मारे।
तेलंगाना के बोनालू फेस्टिवल में कोड़े मारने की परंपरा है और भारत जोड़ो यात्रा में आज एक दिन का ब्रेक है। 7 नवंबर को यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। दिल्ली में आज एमसीडी के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली नगर निगम चुनावों के कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड्स पर चुनाव कराए जाने हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर गुनाह किया तो पूछताछ करना है, सीधा गिरफ्तार करना है, पूछताछ नहीं होगी। चुनौती देने के बाद उन्होंने पेशी के लिए जांच एजेंसी से 3 हफ्ते का वक्त मांगा। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के मामले में हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। झारखंड में कांग्रेस के विधायकों के घर पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। गोड्डा में प्रदीप यादव और बोकारो में अनूप सिंह के आवास पर आयकर विभाग ने छापे मारे। इससे पहले विधायक अनूप सिंह और शिवशंकर यादव के ठिकाने पर आईटी की टीम ने छापामारी शुरू की। केरल में राज्यपाल और विजयन सरकार के बीच नए सिरे से विवाद छिड़ गया है। केरल राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखकर सीएम विजयन के खिलाफ शिकायत की। राज्यपाल के पत्र में कहा गया कि सीएम विजयन और मंत्रियों के विदेश दौरे की जानकारी राज्यपाल को नहीं दी गई और ये भी नहीं बताया गया कि विजयन की गैर मौजूदगी में उनका कामकाज कौन देख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार कमजोर राज्यों की कोई मदद नहीं कर रही। बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बिहार की बहुत पुरानी मांग है विशेष राज्य का दर्जा, पर केंद्र इस मांग पर चुप्पी साध कर बैठी है और कोई जवाब नहीं मिल रहा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात की। राज्यसभा के सांसद मीसा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी निवास पर यह मुलाकात हुई। बताया जा रहा है अखिलेश लालू की खराब तबीयत के चलते उनसे मिलने और हालचाल पूछने पहुंचे थे। ये भी खबर थी कि अखिलेश मैनपुरी उपचुनाव में लालू के दामाद और अपने चचेरे भाई तेज प्रताप को टिकट दे सकते हैं। प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मामलों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मामले में प्रयागराज के जिलाधिकारी, सीएमओ और नगर आयुक्त समेत कई अफसरों को अदालत ने तलब किया है। डेंगू के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले सुनवाई कर अफसरों को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद सूबे के चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज आकर अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी में प्रयागराज जिले में है डेंगू के सबसे ज्यादा मामले। दिल्ली सरकार ने मुफ्त बिजली के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने 15 नवंबर तक आवेदन करने वालों को 1 अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। बता दें 31 अक्टूबर को सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अवधि समाप्त हो गई थी। इससे वंचित लोगों की मांग पर दिल्ली सरकार ने आवेदन की सीमा बढ़ा दी। दिल्ली में 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से सब्सिडी पाने वाले 47 लाख उपभोक्ताओं में से 34,84,000 उपभोक्ता अभी तक आवेदन कर चुके हैं। हरियाणा के गोहाना अनाज मंडी में इन दिनों धान बेचने वाले किसानों की भारी भीड़ जुट रही है। मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसानों की माने तो मंडी में इस बार पिछले साल की तुलना में धान की फसल के भाव 500 से 700 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। फसलों के अच्छे भाव मिलने से किसान खुश हैं और अपनी फसलों की कटाई करा वो सीधे मंडियों में पहुंच रहे हैं। आड़तियों के मुताबिक इस साल पिछले साल की अपेक्षा धान की सभी फसलों के भाव में तेजी है और इसका एक बड़ा कारण चावल की मांग का बढ़ना है। पंजाब में पहली बार प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सड़क का निर्माण किया गया। इस तरह से पहले कभी भी प्लास्टिक द्वारा सड़क पंजाब में नहीं बनाई गई थी। बठिंडा प्रशासन की ओर से प्लास्टिक के इस्तेमाल से जुझार सिंह नगर में सड़क का निर्माण किया गया। नगर निगम ने इस इलाके में ट्रेल के तौर पर प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए 3 गलियां तैयार की हैं, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे तेजी से हो रही है। कम लागत वाली सड़क की क्वालिटी अच्छी होगी। ये सड़क लंबे समय तक चलेगी। इसमें गड्ढे पड़ने की संभावना भी कम होगी।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब एनआईए ने पंजाब की मशहूर सिंगर जेनी जोहल से पूछताछ की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए ने जोहल से करीब 4 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने जेनी जोहल से सिद्धू मूसेवाला मामले में जानकारी हासिल की है। हाल ही में जेनी जोहल का एक गाना बहुत मशहूर हुआ, जिसमें जेनी सिद्धू मूसेवाला के लिए इंसाफ मांगती नजर आ रही हैं। एनआईए ने इससे पहले इसी मामले में मशहूर सिंगर अफसाना खान सहित पंजाब के 2 टॉप पंजाबी सिंगर से पूछताछ की थी। यूजीसी एनईटी परीक्षा के नतीजे का इंतजार खत्म होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कल इसके नतीजे जारी कर देगी। ये जानकारी यूजीसी नेट के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने दी है। इस साल परीक्षा 4 चरणों में आयोजित की गई थी। पहला चरण 9 जुलाई से 12 जुलाई तक आयोजित किया गया था। दूसरा चरण 20 सितंबर से शुरू हुआ और 23 सितंबर को समाप्त हुआ। तीसरा चरण 29 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। वहीं अंतिम चरण की परीक्षा 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच हुई। आज देवउठनी एकादशी है। माना जा रहा है हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है रविवार और एकादशी तिथि के दिन तुलसी को छूना, इसके पत्ते तोड़ना और इसमें जल अर्पित करना काफी अशुभ होता है। रामनगरी अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पंचकोशी परिक्रमा में इस बार लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक महकमा पूरी मुस्तैदी के साथ पंचकोशी परिक्रमा की निगरानी और श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखने में लगी है। कल रात शुरू हुई परिक्रमा आज शाम तक खत्म होगी। कान्हा की नगरी मथुरा में प्रसिद्ध कंस वध मेले का आयोजन धूमधाम से किया गया। मेला देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी चतुर्वेदी समाज के सैकड़ों लोग कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे। कंस के पुतले को चतुर्वेदी समाज के लोग कंस टीले पे ले गए। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण बलराम हाथी पर बैठकर कंस टीले के पीछे पहुंचे। भगवान के इशारे पर चतुर्वेदी समाज के लोगों ने कंस के पुतले को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। कंस वध के दौरान चतुर्वेदी समाज के लोगों ने गीत गाए और पुरानी परंपरा की झलक पेश की। गुजरात में गिरनार परिक्रमा मेले के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। ये ट्रेन राजकोट और जूनागढ़ के बीच चलेगी। गिरनार परिक्रमा में भारी भीड़ होने और 15 लाख यात्रालुओं के होने की संभावना देखते हुए ये खास ट्रेन शुरू हो गई ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा मिले। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल के दौरान तेलंगाना और राजस्थानी समेत कई संस्कृतियों का अनूठा तालमेल देखने को मिला। इस दौरान तेलंगाना के लोक कलाकारों ने राजस्थानी ड्रेस पहनकर लाम्बाडी नृत्य का शानदार समा बांधा। ये बंजारा लोगों का लोक नृत्य है जिसमें प्राचीन लोक संस्कृति की अनोखी झलक मिलती है। भारतीय बांसुरी वादक पंडित शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जाएगा। पंडित शशांक को फ्रेंच नाइटहुड टाइटल ऑफ शिवेलियर डी आर्ट ऑफ लेटर्स का सम्मान दिया जाएगा। पंडित शशांक संगीत नाटक अकादमी के वरिष्ठ पुरस्कार विजेता भी हैं। ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क आज से कंपनी में छटनी अभियान शुरू कर रहे हैं। सीएनएन की खबर के मुताबिक मस्क ने कर्मचारियों को इस सिलसिले में नोटिस थमा दिया है। कहा जा रहा है कि मस्क 3000 से ज्यादा या करीब आधे ट्विटर कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। मस्क सोशल मीडिया कंपनी के मौजूदा काम को अपनी नई नीतियों के तहत बदलने के लिए कमर कस चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हालत अब खतरे से बाहर। इमरान की पार्टी पीटीआई ने हमले को लेकर पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ समेत 3 लोगों के नाम लिए। हमले के बाद कई शहरों में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कुछ इलाकों में टैंक भी तैनात किए गए जिस पर लोग कूदते दिखे। कल शाम करीब 4:30 बजे इमरान पर पंजाब प्रांत के वजीराबाद में जानलेवा हमला हुआ था जिसमें वो बाल बाल बच गए।
हमले के बाद इमरान खान ने कहा कि अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी बख्शी है और वो पूरी ताकत से दोबारा लड़ाई शुरू करेंगे। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने इस हमले को एक गहरी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के सभी समर्थक इस हमले का बदला जरूर लेंगे। उन्होंने कहा कि हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना भी हो सकती है। वहीं शहबाज सरकार ने पंजाब प्रांत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां तो पीटीआई की ही सरकार है। इमरान खान पर हमले को लेकर उनके समर्थकों के तेवर गर्म हो गए हैं। इमरान के समर्थकों ने पाकिस्तान के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन किए। खासतौर से पेशावर और फैजाबाद के इलाकों में इमरान के समर्थक बेकाबू होते नजर आए। इमरान के समर्थकों ने कई इलाकों में तोड़फोड़ की और हंगामा किया। इमरान खान पर हमले के खिलाफ लंदन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के निवास के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। नवाज शरीफ का निवास लंदन के एवनफील्ड हाउस में है। बड़ी तादाद में इमरान समर्थक वहां पहुंचे और पाकिस्तान की शरीफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अमेरिका ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि राजनीति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने कहा कि वो पाकिस्तान में लोकतंत्र और शांतिपूर्ण हालात का पक्षधर है। अमेरिका के राष्ट्रपति निवास ने भी बयान जारी करके इमरान पर हमले पर दुख जताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में 45 लाख लोग अंधेरे में जी रहे हैं। देश में बिजली की कमी के कारण बड़ी तादाद में लोगों के घरों में सप्लाई कट कर दी गई है। खासतौर से कीव, झाजतोमीर, जयपुरिजिया, सुमी समेत कई इलाकों में लोगों को बिजली के बगैर जैसे तैसे जिंदगी चलानी पड़ रही है। जर्मनी के शहर म्यूनस्टर में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले सुरक्षा चाक चौबंद दिखी। यूक्रेन युद्ध और चीन की अधिक आर्थिक मजबूती के समेत ताइवान और ईरान मुद्दे पर 2 दिनों की बैठक होनी है और इसमें रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान हो सकता है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने संचार उपग्रह संघ फाल्कन 9 रॉकेट्स का सफल प्रक्षेपण किया। अमेरिका में फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस स्टेशन में ये लॉन्चिंग हुई। हॉटबर्ड 13G उपग्रह का यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व की प्रसारण सेवा में इस्तेमाल होगा। ब्रिटेन के लिवरपूल में आयोजित वर्ल्ड जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में जापान और ब्रिटेन को पछाड़ चीन के एथलीट्स ने गोल्ड मेडल जीता। 6 में से 5 इवेंट में चीन के खिलाड़ी अव्वल रहे। मुकाबले में तीसरे और चौथे स्थान पर इटली और अमेरिका रहे। T20 वर्ल्ड कप में कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 33 रनों से शिकस्त दी। इसके साथ ही पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बरकरार हैं। पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल के लिए बांग्लादेश को मात देनी होगी। साथ ही ये दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से अपना मैच हार जाए या मुकाबला बारिश के चलते धुल जाए। कल हुए मुकाबले में पाकिस्तान ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन का स्कोर बनाया था। एक वक्त पर पाकिस्तान ने 43 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन बाद में शादाब खान और इफ्तिखार अहमद की पारियों ने उसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। डकवर्थ लुईस नियम लागू होने के बाद साउथ अफ्रीका को 14 ओवर में 142 रनों का टारगेट मिला था। पाकिस्तान के 4 मैच में 4 पॉइंट हो गए हैं और उसका 1 मैच बाकी है। 4 पॉइंट के साथ पाकिस्तान अब पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर आ गया है। भारत अभी भी ग्रुप में टॉप पर है और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान का आखिरी मैच बांग्लादेश से है। ऐसे में अगर उसे सेमीफाइनल में जाना है तो मैच को जीतना होगा। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका को अपना आखिरी मैच हारना होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में जा सकते हैं। साउथ अफ्रीकन टीम अगला मैच नीदरलैंड से जीतकर 7 पॉइंट्स के साथ अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। यदि अफ्रीका अपना आखिरी मैच हारती है, साथ ही पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से जीतती है, तो वो 6 अंक के साथ दूसरे नंबर पर रहते हुए क्वालिफाई करेगी।
T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच मुकाबला चल रहा है। 4 मैचेस में 5 अंक होने के बावजूद न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी बाकी है। दूसरी ओर आयरलैंड टीम 3 अंकों के साथ नॉकआउट क्लैश के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ में अभी भी है। फिलहाल दोनों टीमें आज के मुकाबले को जीतकर टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। वहीं आयरलैंड पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पे है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी आने वाली हॉलीवुड फिल्म लव अगेन का फर्स्ट लुक जारी किया। प्रियंका ने फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। ये फिल्म फरवरी में रिलीज होगी, लेकिन अब इसे 12 मई 2023 को रिलीज किए जाने की आशंका है। इस फिल्म में प्रियंका के साथ सैम ह्यूगन की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी।